नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। आचार्य किशोर कुणाल के आकस्मिक निधन, पैतृक गांव बरुराज समेत पूरे राज्य में शोक की लहर। मनियारी थाना क्षेत्र के गांव से एक किशोरी का हुआ अपहरण, पुलिस ने इस मामले में एक मौलाना को किया गिरफ्तार। और उत्पाद विभाग की टीम ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर करोड़ों के शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आचार्य किशोर कुणाल के आकस्मिक निधन से उनके पैतृक गांव बरुराज समेत पूरे राज्य में शोक की लहर। पूर्व आईपीएस धार्मिक न्याय समिति के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में महावीर मंदिर न्याय समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल की रविवार को हार्ट अटैक से अचानक मौत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव बरुराज के कोठिया गांव के ग्रामीण स्तब्ध रह गए। ग्रामीणों को सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गांव के लाल, बिहार के धरोहर अब हमारे बीच नहीं रहे। आचार्य किशोर कुणाल के छोटे भाई नंद किशोर शाही खबर मिलते ही पटना के लिए निकल गए। पैतृक घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आचार्य किशोर कुणाल के सहपाठी और बचपन के मित्र वीर बहादुर शाही ने बताया कि यह एक अपूर्णीय क्षति है। बचपन से ही इंटर तक हम लोग साथ पढ़े। बचपन की पढ़ाई गांव के ही बरुराज मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल से हुई। उसके बाद एलिस कॉलेज चले गए, जहां हम आर्ट्स ब्लॉक में थे और वे साइंस ब्लॉक में थे। इंटर के बाद वे पटना चले गए और साइंस छोड़कर आर्ट्स की पढ़ाई करने लगे। 72 में आईपीएस बने। साथ ही शादी ब्याह और अन्य कार्यों में गांव आना जाना बना रहता था। बचपन से ही किशोर कुणाल गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पढ़ाई के प्रति उनका गहरा लगाव था। वहीं पड़ोसी वीरेंद्र कुमार शाही बताते हैं कि हम 4थे क्लास में पढ़ा करते थे, तब वे हाई स्कूल में थे। खासकर सावन में घर के पूजा और शादी ब्याह, सुख श्राद्ध में आचार्य कुणाल अपने गांव जरूर आते थे। उनकी मौत की सूचना के बाद से गांव में सभी गमगीन हैं। बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। हम लोग के लिए तो विशेष कर अपूर्णीय है कि शुरू से हम लोग साथ पढ़े, तो लेके कॉलेज तक साथ में रहे, पढ़े और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अपनापन था। इस तरह का व्यवहार था। कहाँ से पर बचपन की पढ़ाई बचपन की पढ़ाई गांव से हुई, गांव के ही बरुराज मिडिल स्कूल से हुई। उसके बाद हाई स्कूल बरुराज से पढ़ाई हुई। उसके बाद हम लोग एलएस कॉलेज चले गए। एलएस कॉलेज से पढ़ाई हम दोनों साथ रहे। वो साइंस ब्लॉक में थे, हम आर्ट्स ब्लॉक में थे। वो पटना, उसके बाद आई के बाद वो पटना चले गए। पटना में जाके वो आर्ट्स ले लिया, साइंस छोड़ दिया वो लोग। और उसके बाद वहाँ से उसकी पढ़ाई वहीं पटना से हुई है। फिर 72 में वो आईपीएस बने। गांव से कितना नाता रहा? गांव से नाता जैसे आना जाना वो बराबर तो नहीं होता था। पर्व त्योहार जो भी हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें आना जाना रहता ही। किस पर्व में ज़्यादातर आते थे? वो हनुमान जी का पूजा होता है हम लोग घर में, उसमें अधिकतर निश्चित रूप से आते थे। सर, आचार्य के जीवन की कोई ऐसी कहानी याद है जो हम सुनी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको विशेष जानकारी नहीं है जो हम बताएं, क्योंकि उसके बाद से हम लोग साथ में रहे नहीं। से अपने बनाए थे। क्या वजह क्या था, यानी किस लिए बनाया? जोता पुराना था, उसी समय कपाल तक का फूट गया था, तो वह है कि हम पहला वेतन मिलेगा तो हम। उनका शादी था? हाँ, मनियारी थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग का शादी की नियत से अपहरण मामले में पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती का शादी की नियत से अपहरण कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। अपहरण युवती की मां ने थाने में शिकायत कर पुत्री की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। आवेदन में परिजन ने एक मौलाना पर शादी की नियत से अपहरण करने का आरोप लगाया है। परिजन ने पुलिस को बताया कि बीते मंगलवार को पुत्री घर पर बोलकर निकली थी कि चौक पर से कॉपी खरीदनी है। काफी समय होने के बाद भी घर पर नहीं पहुंचने पर स्थानीय चौक पर जाकर खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि 45 वर्षीय मौलाना के साथ युवती को जाते देखा गया है। फिर नाते रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की। इस बीच शुक्रवार को मौलाना का फोन आया। बातचीत में उसने बताया कि युवती उसके पास है, वह उसे शादी करेगा, लेकिन उसने युवती की परिजनों से बात नहीं कराई।
परिजन मौलाना के घर भी गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पूरे मामले को लेकर मनियारी थाना की दरोगा प्रीति कुमारी ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण का आवेदन मनियारी थाना में आया था। एलिगेशन यह था कि मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक ही वो लड़की का अपहरण कर लिए हैं। प्राथमिकी दर्ज की गई थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा। वो प्राथमिकी का अनुसंधान भार मुझे मिला। कहाँ से मौलाना गिरफ्तार हुआ? ये अपने घर से गिरफ्तार हुए हैं। यही मौलाना है जो लड़की का अपहरण किए हैं। लड़की की बरामदगी भी हो गई? लड़की की बरामदगी आज हुई है। जी। बोल रहे कि निकाह कर लिए? ये बोल रहे हैं। लड़की की बरामदगी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कल पता चलेगा कि निकाह किए हैं क्या परिचय हुआ आपका? मैं एसआई प्रीति कुमारी मनियारी थाना में पदस्थापित हूँ। कितने दिन पहले अपहरण हुआ था लड़की का? 24 तारीख को हुआ था अपहरण। 24/12/2024 को। इसी के यहाँ पढ़ती थी? जी, यही किए हैं अपहरण। आमगोला पड़ाव पोखर में हिंदू रक्षा सेवा की अहम बैठक कर समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों का चयन किया गया। रविवार को आमगोला पड़ाव पोखर पर हिंदू रक्षा सेना की एक बैठक टिंकू चौहान के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का जिलाध्यक्ष पंकज चौहान को बनाया गया। वहीं मोहित कुमार को महामंत्री, विशाल सिंह को मंत्री और कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार को बनाया गया। संगठन के संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश पटेल ने बताया कि विगत कई वर्षों से संगठन का कार्य बंद था। इसको फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए नई कमेटी का गठन किया गया है, जिससे हिंदू रक्षा सेना फिर से गांव-गांव में हर वार्ड में इसका विस्तार किया जाएगा। जहां भी धर्म की बात होगी वहां संगठन काम करेगी। संगठन के माध्यम से हर सामाजिक कार्य को किया जाएगा। वहीं नव नियुक्ति जिलाध्यक्ष पंकज चौहान का कहना है कि संगठन ने जो जवाबदेही दी है उसको पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। जहां भी कार्यकर्ताओं को कोई भी समस्या होगी, इसके लिए हम सदैव खड़े रहेंगे। बैठक का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर बौद्धिक शिक्षण प्रमुख अवनीश कुमार ने किया। इस मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद सूबेदार मेजर आनंद महतो, रंजन ओझा, सूरज कुमार, मोहित कुमार, संजीव झा, वैभव मिश्रा, अनिल कुमार, उमेश कुमार, गणेश मिश्रा, प्रिंस कुमार, टिंकू सहित कई सदस्य मौजूद रहे। 2000 में इसकी गठन हिंदू रक्षा सेना का किया गया था और हिंदू रक्षा सेना के माध्यम से हमने जो भी धार्मिक कार्य होता था उसका हमेशा हम लोग आयोजन करते थे। कुछ दिनों के बाद ये संगठन थोड़ा शिथिल हो गया था। इसको नई ऊर्जा देने के लिए फिर से आज हम लोगों ने एक नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने पंकज चौहान जी को आज जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी लोग मौजूद थे, सबका मनोनयन किया गया है, सबको माल्यार्पण करके सबका स्वागत किया गया है। आज से इनकी कमेटी तैयार हो गई है और उनसे इसके बाद से शहर में जितने भी आयोजन वगैरह होता है, हमारे सनातनों पर अगर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन का गठन है और यह कई वर्षों से कार्यरत है और हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि लेती रहती है। इसी उद्देश्य से आज इसका गठन किया गया है। सारे कमेटी के लोग यहाँ मौजूद थे। आज इनको जिलाध्यक्ष के रूप में हम लोग मनोनीत किया है। आज से हम लोग अपना जो भी कार्यभार है पंकज चौहान जी को दिए हैं। आज से शहर में जो भी संघ सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर धार्मिक आयोजन होंगे सब में इनकी हिस्सेदारी रहेगी, सब में सेवा करेंगे। किसी गठन किया गया? 51 लोगों की समिति का गठन किया गया है। अभी इनका जिलाध्यक्ष में मैंने मनोनयन किया है और ये पूरी कमेटी अभी बनाएंगे। पूरे प्रखंडों में इसका अध्यक्ष होगा, प्रखंडों में सदस्य होगा, महानगरों में होगा। इसका पूरा विस्तारीकरण फिर से इसको सुचारू रूप से किया गया है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बहुत से अभिभावक गण लोग भी आए हैं, पूर्व पार्षद गण भी आए हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग भी आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में जनहितैषिता द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनहितैषिता मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 39 यूनिट का रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, कैंसर पीड़ित मरीज को रक्त कोष में रक्त उपलब्ध कराना रहा। इस शिविर में 8 रक्तदाता जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। लगातार शिविर लगाने से जागरूकता बढ़ रही है। इस शिविर को लगाने में मुख्य रूप से संयोजक प्रिंशु मोदी, अधिवक्ता गौतम केजरीवाल, सत्यम गोयंका, सौरभ खेतान आदि ने मुख्य भूमिका निभाई। रक्तदान से थैलेसीमिया के मरीज के कैंसर से पीड़ित मरीजों को
काफी मदद मिलती है। कॉमर्स में शिविर लगाया गया जिसमें 39 यूनिट रक्तदान हुआ है और रक्तदान लगाने का मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे और कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए है, क्योंकि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को हर 15 दिन पर चढ़ता है और कैंसर संस्थान खुलने के बाद से यहाँ कैंसर के पीड़ित मरीजों को उपलब्ध रहे, ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाए आसानी से, इसलिए हर महीने प्रयास है और आग्रह भी है ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिकल को कैंप दे। जिले में ठंड की शुरुआत होते ही जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बढ़े सर्दी का कहर पछुआ हवा के साथ मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात को जिले में पिछले 4 दशक में सबसे अधिक सर्द रही। इसके पहले 14 दिसंबर 1986 को सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में इस तरह का बदलाव पूरी तरह से असामान्य है। मौसम में लगातार इस तरह का बदलाव आने के कारण खेती किसानों से लेकर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसे लेकर शनिवार की रात में एसडीओ पूर्वी अमित कुमार के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा के तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों पर असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि आने वाले समय में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। इसके कारण कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत गरीब निसहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य जारी रहेगा। जो वास्तव में इसके हकदार होंगे उन्हें कंबल दिया जाएगा। हाँ, मौसम का देख रहे हैं कि जैसा कि ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार की जो सामाजिक कल्याण विभाग है उसके तहत गरीबों को कंबल वितरण किए जाने का प्रावधान है। उसके तहत हमारे कार्यालय में कंबल का खरीदारी हुई थी ताकि गरीबों को वितरण किया जा सके। उसी कंबल का हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। जो आश्रय स्थल है वहाँ पर किस तरह का निर्देश है कि ठंड बढ़ती जा रही है? ये ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी उसका वहाँ पे भी व्यवस्था की जाएगी, अलाव वगैरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। ध्रुपद गायक पंडित सरजू पाठक की याद में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण स्थित भवन में पंडित सरयू पाठक ध्रुपद गायक एवं गुरु के नाम से जो भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, उसके उपलक्ष्य में एक संगीत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहां मौजूद मंत्री जी को पंडित सत्यनारायण पाठक जी के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस्ताद जाकिर हुसैन एवं आचार्य किशोर कुणाल जी को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी एवं अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथियों द्वारा पंडित सरयू पाठक जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंडित सरयू पाठक जी के नाम से डाक टिकट जारी होना न सिर्फ मुजफ्फरपुर वासी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सम्मान हुआ है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार के संगीत घराने के वरद हस्त कलाकारों के नाम से इस तरह का डाक टिकट जारी किया गया है। मंत्री के द्वारा उपस्थित कलाकारों को चादर देकर सम्मानित किया गया। मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय पंडित सरयू पाठक जी के पुत्र पंडित सत्यनारायण पाठक जी एवं उनके पौत्र पंडित डॉक्टर कामोद पाठक इसी तरह ध्रुपद जैसी प्राचीन विद्या को संरक्षित रखने का कार्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहेंगे। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है ये मेरे दादाजी पंडित श्री सरयू पाठक ध्रुपद केंद्र के नाम से यह आयोजित है और उन्हीं के नाम से अभी पिछले महीने बिहार सरकार मेरे दादाजी के नाम से पंडित श्री सरयू पाठक जी के नाम से डाक टिकट रिलीज की है, जो हम सबों के लिए पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है कि ये एक इतिहास बन गया। और आज उसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें देश के नामचीन कलाकार आज पधारे हुए हैं और आप आए, ये भी अच्छा हमको लगा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड
मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। बेला थाना पुलिस ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नए साल में शराबबंदी वाले बिहार में शराबियों को झुमाने के लिए शराब माफिया नए नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं, पर बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की लगातार छापेमारी कर उनके मंसूबे पर पानी फेर दे रही है। मुजफ्फरपुर जिले में फिर से शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। बेला थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक फैक्ट्री के पास से राजस्थान नंबर की ट्रक से झारखंड निर्मित 1 करोड़ से अधिक की शराब को जब्त किया गया है। ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के मोहम्मद दाऊद नबी और कुढ़नी थाना क्षेत्र के संजय पासवान के रूप में हुई है। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई। शराब को छिपाने के लिए धंधेबाज ने लकड़ी के बुरादा को बोरियों में भरकर और फिर इसे आगे और ऊपर से प्लाईवुड से छिपा दिया था ताकि इसकी भनक ना लगे, लेकिन बेला थाना की पुलिस ने आखिरकार उसको पकड़ ही लिया और इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर बेला थाना प्रभारी रंजना वर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के एक फैक्ट्री के पास से एक ट्रक में 57,000 लीटर से अधिक शराब जब्त किया गया। जब्त शराब निर्मात हरियाणा निर्मित है और इसको राजस्थान के ट्रक में लोड करके झारखंड के रास्ते मंगवाया गया था। पुलिस इस मामले में शराब के धंधेबाज को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं चालक और एक उप चालक को पकड़ा गया है, जिसमें एक बंगाल का रहने वाला है। मैम, ये कल गुप्त सूचना के आधार पे एक बड़े 10 चक्का ट्रक का सूचना था कि इस पे विदेशी शराब लाया गया है। फेज 2 में एक अपूर्वा केमिकल्स है, उसमें उतारने की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई करने के उपरांत चालक, गाड़ी चालक और गाड़ी का खलासी गिरफ्तार किया गया है और ट्रक से लगभग 8,731 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और 950 कार्टून में ये और फुल पैक किया हुआ था। भूसी वगैरह से इसको ढक के रखा गया था छुपाकर, और बाकी अन्य लोगों का भी नाम आया है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं।
कहाँ से लाया गया था इसको? कहाँ से? इस पे शराब पे तो पंजाब और चंडीगढ़ का सेल लिखा हुआ है, लेकिन चालक बताने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि ये हमने बीच से गाड़ी डुमरी झारखंड से हमने गाड़ी रिसीव की है, उसके पहले गाड़ी कहाँ से चली है इसकी जानकारी चालक देने सक्षम नहीं है। बाकी जांच चल रहा है। डिलीवरी करना था अपूर्वा केमिकल्स फेज 2 में एक कंपनी है जहाँ इसको उतारना था, लेकिन उसके पहले हमारे द्वारा कार्रवाई करके इसको शराब के साथ गाड़ी और चालक खलासी के साथ सामानों को जब्त करके गिरफ्तारी दिखाई। जो पकड़े गए कहाँ के रहने वाले? एक कुर्नी क्षेत्र का है जो खलासी के रूप में यहाँ आया था, और एक पश्चिम बंगाल का चालक है जो इस काम के लिए स्पेशली उसको लालच देकर इसको काम करवाने के लिए वहाँ से बुलाया गया था। कैसे स्टोर किया गया था शराब को? स्टोर किया गया था बाहरी परत, इस पे लकड़ी का खुन्नी को 2 लेयर डाला गया है, फ्रंट में और अप साइड में, और ट्रक के अंदर प्लाईबोर्ड का सील 1 नट से कसकर एक घर नुमा स्पेस बनाया गया है, कमरे नुमा, पूरी तरह से पैक, उसके अंदर शराब रखा गया। नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद द्वारा मुशायरा का आयोजन किया गया। नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन शहर के श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर संगीता सागर, मंच संचालन वरिष्ठ शायर महफूज आरिफ व धन्यवाद ज्ञापन नटवर साहित्य परिषद के संयोजक डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत से किया गया। इसके बाद वरिष्ठ कवि डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे कर्मों का संगीत रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम दिन भर चलता रहा। साहित्य परिषद की ओर से लगभग 2 दशक से यहाँ कवि गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन नियमित महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार को होता आ रहा है, जिसमें स्थानीय कवि, प्रदेश के कवि और प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय कवि भी, राष्ट्रीय कवि सभी लोग भाग लेते हैं। उस कवि को सुनते हैं और उनको सम्मानित हम लोग करते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार लगभग 20 वर्षों से होता आ रहा है। संयुक्त भवन परिसर में पूर्व सैनिक संघ द्वारा 1971 भारत पाक की 54वीं विजय दिवस समारोह मनाई गई। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से रविवार को संयुक्त भवन परिसर में 54वां विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारत पाक 1971 युद्ध के विजय दिवस कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के वीर नारियों को शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सेना के अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों एवं शहीदों की वीर नारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि शहीद परिवार को न्याय और सम्मान दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है। सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। सैनिक लोग 1971 में जो विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 1971 के विजय का, उसके संदर्भ में, और सारे पूर्व सैनिक जो मुजफ्फरपुर और आसपास के हैं इसमें हम इकट्ठा होते हैं, और जो हमारे शहीद जो सैनिक हुए हैं इस युद्ध में, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, और समाज में एकता और भाईचारा और राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। ये हर साल आयोजित होता है, और ये पूरे देश में हर सैनिक संघ में हर जगह पे ये व्यवस्था होती है, ताकि उन सैनिकों का बलिदान जो है हम नमन करें और उनको याद करें। आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है कि कितने लोगों को अभी तक सम्मानित किया गया है? लगभग कल 40 एक सर्विसमैन जो 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे, जो अभी जिंदा हैं और यहाँ पे किसी तरह से चल के आए हैं। उनकी आयु 80 से ऊपर सबों की है, कोई 94 साल का भी है, फिर भी आया है एक सैनिक, सच्चे सैनिक की तरह। तो उन सबों को आज सम्मानित किया गया है, उनके हम अभिनंदन किया है। जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सैनिकों के लिए जो व्यवस्था है देश में सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम सर्विस जो है सैनिक सर्विस है, ठीक है। और यहाँ हर साल हम करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक जो है रिक्रूट करते हैं पूरे देश में। इतने लोग रिटायर भी करते हैं, उतना ही हम रिक्रूट भी करते हैं।
इसलिए देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट इसी संस्था में होती है, जो फौजी संस्था है, तीनों, एयरफोर्स, नेवी और जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनके परिवार के लिए कुछ संदेश। जो सैनिकों का शहीदी हुआ है, जब सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, शांति काल में भी हम लड़ते ही रहते हैं। बॉर्डर पे जब हम रहते हैं तो बराबर लड़ाई होती रहती है। जो वहाँ पे रहा है उसको महसूस होगा। तो वैसे लोगों को भी जिनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, इन वीर नारियों को हम सम्मानित करते हैं। पानापुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित संकल्प सभा में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित संकल्प सभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने एक स्वाभिमानी और समृद्ध भारत की नींव डाली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तस्वीरों पर पुष्पांजलि के बाद खचाखच भरे पानापुर मैदान में घूम घूम कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के बहुमुखी विकास के लिए कई ऐतिहासिक योजनाओं को जमीन पर उतारा। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का मूल उद्देश्य देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का उत्थान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपने देखे थे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फलीभूत हो रहे हैं। आज की अपार भीड़ वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास की गवाही दे रही है। अजीत कुमार ने केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांटी क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान उनके जीवन का संकल्प रहा है। उन्होंने सरकारी योजनाओं और हर जाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों के बीच सेतु बने रहने का संकल्प किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती समारोह हम लोगों का पहले से 29 दिसंबर प्रस्तावित था। इस बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए। आज संकल्प सभा में दोनों महापुरुष को हम लोगों ने 10,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि दोनों के इस देश के लिए जो दोनों ने सपना देखा था, उस अधूरे सपना को इन दोनों के पद चिन्हों पर चलकर हम पूरा करेंगे। वैसे प्रतिवर्ष हम अपने साथियों के साथ पानापुर हाई स्कूल के मैदान में साल में एक बार बैठते हैं, जहां बीते वर्षों का जो भी हम लोगों का उपलब्धि है उस पर चर्चा करते हैं और फिर अगले वर्ष का कार्य योजना तैयार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।